मिसलेनियस है, ये चैप्टर 18 है, 74 सेक्शन है, डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर वैसे तो ताकत का नीचे जो शिफ्ट होना उसको हम कहते हैं। द अथॉरिटी कहते हैं डेलीगेट करना, पावर नीचे ट्रांसफर करना। अथॉरिटी में बाई ऑर्डर डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर और फंक्शंस टू द बोर्ड और अदर बॉडी और एजेंसी और कमिटी ऑफ द गवर्नमेंट, किसी को भी पावर दे सकती है, और एनी ऑफ इट्स मेंबर और एम्प्लॉयज एज इट कंसिडर अप्रोप्रिएट। अथॉरिटी अपने किसी बोर्ड को, किसी बंदे को, किसी मेंबर को पावर दे सकती है कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द, इस एक्ट के अंदर या फिर शेड्यूल लॉज में जो कुछ है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अथॉरिटी अपने किसी बंदे को कुछ अजाफी पावर्स डेलीगेट कर सकती हैं। कुछ पावर्स तो सीट के साथ मुंसलिक होती हैं ना, कुछ पावर्स मज़ीद दी जा सकती हैं, तो उनको हम डेलीगेशन कहते हैं, वो डेलीगेट हो सकती है पावर। और पावर डेलीगेट हो सकती है, लेकिन ये वाली चीज़ें उसमें नहीं होंगी, ये वाली चीज़ों के अलावा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर एक्सेप्ट द फंक्शंस टू, ये वाले फंक्शंस के अलावा, इनको माइनस करके बाकी वाली चीज़ें बाकी वाली पावर्स डेलीगेट हो सकती हैं। फ्रेम, अमेंड और रिपील द रेगुलेशन, ये वाला काम डेलीगेट नहीं हो सकता। फॉर्मुलेट और ग्रांट अप्रूवल फॉर एनी पॉलिसी, किसी पॉलिसी को अप्रूव करने वाला काम अथॉरिटी नीचे नहीं दे सकती। अप्रूव द एनुअल रिपोर्ट, एनुअल बजट एंड ऑडिटेड अकाउंट्स, वो ये वाली चीज़ें अथॉरिटी खुद ही करेगी, किसी और को नहीं कर सकती। ग्रांट पावर्स टू अपॉइंट डीडीओ पावर, तो ये डीडीओ पावर जो है वो ऊपर से ही ग्रांट होगी उसकी, वो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। मेक एनी डिसीजन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट्स को देखकर कोई डिसीजन लेना तो ये भी अथॉरिटी लेगी, किसी और को डेलीगेट नहीं हो सकती ये पावर। डिटर्मन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ की सर्विस के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी अथॉरिटी तय करेगी, किसी को नीचे मेंबर को डेलीगेट नहीं हो सकती ये पावर। कंस्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ अथॉरिटी और फिल एनी वैकेंसी, ये वाले सारे काम, कोई कमेटी बनानी है अथॉरिटी लेवल पे या फिर कोई वैकेंसी फिल करनी है, तो ये वाला काम डेलीगेशन ऑफ पावर में नहीं होगा, ये पावर एब्सोल्युटली अथॉरिटी के पास रहेंगी। 75 है पब्लिक सर्वेंट, तो ये जो पाकिस्तान पीनल कोड के लिहाज से जो प्रोटेक्शन मिलती है सिविल सर्वेंट को या जो इनकी प्रिविलेजेस हैं, उसमें ये पीरा फोर्स के जो लोग होंगे वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। ऑल पर्सन्स एक्टिंग आर purporting to act under the act shall be deemed to be public servant within the meaning of section, ये 21 में पाकिस्तान पीनल कोड में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद इंडेमनिटी है कोई ऐसा काम जो अथॉरिटी के किसी मेंबर ने, अथॉरिटी ने, बोर्ड ने, किसी इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने, एसडीईओ ने, हियरिंग ऑफिसर ने किया है और उससे किसी का हो गया है नुकसान, लेकिन हमने एक्ट किया था गुड फेथ में, पब्लिक इंटरेस्ट में, हमारी इंटेंशन ये नहीं थी कि किसी को बिला वजह नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उस कार्रवाई के दौरान अगर किसी को नुकसान हो गया है तो कोई केस दायर नहीं हो सकता। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द अथॉरिटी और इट्स मेंबर और बोर्ड और इट्स मेंबर और एम्प्लॉयज और फॉर एनी डैमेज काज्ड और लाइकली टू बी काज्ड by any act or omission which is in good faith done, जो हमने अच्छा सोच के अच्छे फेथ में, गुड फेथ में किया था, उसमें अगर कोई नुकसान हुआ तो हमारे खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। डन आर इंटेंडेड टू बी डन अंडर द एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस। 77 आ गया है ओवर राइडिंग इफेक्ट। द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल बी रीड इन कंजक्शन विद द शेड्यूल लॉ, तो जो 5 शेड्यूल लाज हैं और ये एक्ट है पीरा का, ये 6 चीज़ें हो गई। अब इनको इन कंजंक्शन पढ़ा जाएगा, साइड बाय साइड हम देखेंगे, इनका आपस में कन्फ्लिक्ट हम क्रिएट नहीं करेंगे। टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड अंडर द, जितनी चीज़ एक्ट में दी गई है वो एक्ट से ले लेंगे, जितनी चीज़ शेड्यूल लाज में दी गई हो वहाँ से ले लेंगे। शेड्यूल लाज इसके साइड बाय साइड चलेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि जहाँ पर हम जो है वो एक्ट को कर रहे हैं तो शेड्यूल लाज में अगर कोई चीज़ है तो उसको छोड़ देंगे। जितनी चीज़ शेड्यूल लाज से इम्प्लीमेंट होगी वो करेंगे और जितनी चीज़ एक्ट से इम्प्लीमेंट होगी वो करेंगे। अब एक नॉटविथस्टैंडिंग दिया गया है
नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग थिंग टू द कंट्रेरी कंटेन इन एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में अगर कुछ कंट्रेरी आ गया है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कंट्रेरी मीन मुनाफी चीज़ मौजूद है, फ़र्क है उसके अंदर हमारे इस एक्ट के कामों में, या इस एक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें किसी और कोई टाइम बीइंग के लिए लॉ है, उसमें कोई कंट्रडिक्शन है, वेदर सच लॉ इज मेंशन इन द, बेशक वो इन 5 लॉज में से ही क्यों ना हो, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये जो पीरा एक्ट है इसकी जो एक्ट की जो प्रोविजंस हैं, शैल टेक प्रेसिडेंस ओवर द प्रोविजंस ऑफ सच अदर लॉ। तो अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट नज़र आ गया है, पहली बात तो ये है कि हम कन्फ्लिक्ट आने नहीं देंगे, जितनी चीज़ पीरा लॉ से है वो करेंगे, जितनी शेड्यूल लॉ से है वहाँ से ले लेंगे। अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट आ गया है और लग रहा है कि दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को जो है वो क्रॉस कर रही हैं, तो प्रेसिडेंस या फिर जो अपर प्लेस किसकी होगी, पीरा एक्ट की। ठीक है। In the event of any conflict or inconsistency between provisions of the act and provision of any other law, किसी और law में for time being जो लगा हुआ है, the provision of act to the extent of such conflict or inconsistency prevail, जितना वो हिस्सा मिसाल के तौर पे जितना कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है वो वाला हिस्सा सिर्फ पीरा एक्ट का प्रिवेल करेगा, बाकी वाला लॉ जो है वो दूसरा चलता रहेगा, उसको हम हज़फ नहीं कर सकते, उसको हम रिपील नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा टू द एक्सटेंट ऑफ सच कन्फ्लिक्ट का मतलब ये भी है कि बिलफर्ज किसी का सेक्शन नंबर 6 है, वो किसी को जो है वो लाइसेंस जारी करना चाहता है, और दूसरा एक्ट है वो कहता है कि लाइसेंस जारी करना है लेकिन ABC को नहीं करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले वाले लॉ की लाइसेंस की शर्त ही कैंसिल हो जाएगी, नहीं, वो A और B के लिहाज से उतने के हिस्से को हम समझ लेंगे, उन लोगों को नहीं करते, बाकी लाइसेंस उसी के मुताबिक जारी होगा। और दूसरा एक्ट जो कहता है कि A, B 2 पर्सन को लाइसेंस जारी नहीं होना चाहिए, तो फिर 2 लोगों को हम जारी नहीं करेंगे, इसको हम प्रेसिडेंस देंगे, इसको हम जो है वो ज़्यादा अहमियत देंगे, ये प्रिवेल करेगी चीज़ ये वाले एक्ट की। लेकिन जो दूसरा एक्ट जो है उसकी प्रोविज़न सिर्फ उतनी ही कैंसिल होगी, कैंसिल मीन उस फॉर टाइम बीइंग हम उसको प्रिवेल नहीं होने देंगे, इस एक्ट को प्रिवेल होने देंगे, बाकी वाली उसकी कोई चीज़ कैंसिल नहीं होगी, सिर्फ उतनी चीज़ हज़फ करेंगे, वो भी इसको प्रेसिडेंस देने के लिए, इसको जो है वो पावर देने के लिए, इसको जो है वो प्रिवेल करने के लिए। नेक्स्ट सब सेक्शन है एनी ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट, इस एक्ट में जो ऑर्डर हुआ है शैल हैव इफेक्ट, उसका असर होगा, उसका असर मस्ट है, शैल हैव, हर सूरत में उसका असर होगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट इन एनी एनेक्टमेंट अदर दैन, इस एक्ट के अलावा अगर किसी और एनेक्टमेंट में कोई चीज़ परमिटेड है भी, कोई चीज़ इस एक्ट के ऑर्डर के अदर दैन मौजूद भी है, इनकंसिस्टेंट भी है, फिर भी इसका असर होगा। या फिर एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफेक्ट बाय विर्चू ऑफ एनी एक्ट, में किसी भी किस्म का नया कानून बन जाए जो इस अथॉरिटी में ऑर्डर पास हो गया है, उसका इफेक्ट मस्ट होगा। ठीक है। पावर टू मेक रूल्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट रूल बना सकती है गवर्नमेंट। पावर टू फ्रेम रेगुलेशन, अब ये देख लीजिए रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ही बना रही है। Subject to the provisions of the act and the rules the authority may frame, ये रूल्स बना रही है गवर्नमेंट। और पावर टू फ्रेम रेगुलेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड रूल्स द अथॉरिटी मे फ्रेम रेगुलेशन एज मे बी नेसेसरी टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, रेगुलेशन बना रही है। लेकिन ये अगला पॉइंट देख लें, द गवर्नमेंट मे डायरेक्ट द अथॉरिटी टू मॉडिफाई और ओमिट एनी रेगुलेशन, जब इन्होंने बना ली है रेगुलेशन जो एम्प्लॉयज़ को रेगुलेट करना होता है, तो वो वाली जो इन्होंने जब बना ली है रेगुलेशन, तो गवर्नमेंट बाद में कह सकती है कि इस चीज़ को मॉडिफाई कर दें, फलां चीज़ को ओमिट कर दें वगैरह। इन इट्स ओपिनियन, अपने ओपिनियन में कह सकती है, इन इट इज़ रिपग्नेंट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो चीज़ एक्ट के मुनाफी है या फिर रूल्स तो ज़ाहिर गवर्नमेंट ने बनाया ना, तो जो चीज़ एक्ट और रूल्स के कॉन्ट्रडिक्शन में है उसको ओमिट करने का या मॉडिफाई करने का कहा जा सकता है। और या फिर कोई चीज़ इज़ अदरवाइज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ रेगुलेशन बन गई
तो उसको भी चेंज करवाया जा सकता है। पावर टू अमेंड शेड्यूल, ये जो शेड्यूल है इसको सिर्फ गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है। फ़िलहाल इसमें 5 लाज हैं, ठीक है, शेड्यूल लाज। इसको कम करना ज़्यादा करना ये गवर्नमेंट के इख्तियार में है। और उसके बाद एक गाइडलाइन, अथॉरिटी में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ इशू कर सकती है गाइडलाइन, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू अ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट या एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन, या फिर अपने मेंबर या एम्प्लॉइज़ या किसी को कोई भी रूल्स या रेगुलेशन या किसी भी किस्म के मामलात में जो इंस्ट्रक्शंस देनी है, गाइडलाइन देनी है, वो अथॉरिटी देगी, ठीक है, लेकिन उसमें प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट है। और एनी वायलेशन ऑफ गाइडलाइन और कोड ऑफ कंडक्ट, तरीकाकार जो तय किया गया है एम्प्लॉयज़ के लिए, उसमें अगर कोई वायलेशन पाई गई ऊपर वाले सब सेक्शन के लिहाज से, शेल बी रेफर टू द अथॉरिटी और टू सच अदर अथॉरिटी में बी प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पसेस ऑफ टेकिंग एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो कानून के लिहाज से जो एक्शन लिया जाना ज़रूरी है वो लिया जाएगा। ये आ जाता है 82, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट की किसी प्रोविजन को जो है वो इफेक्ट देने के लिए कोई डिफ़िकल्टी आती है, द गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक सच ऑर्डर, कोई ऑर्डर बना सकती है। अगर कहीं पे कुछ मामलात में डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई नई चीज़ हमें चाहिए, कोई नया इसमें एड चाहिए कानूनी लिहाज से या किसी भी लिहाज से, इंतज़ामी लिहाज से, तो गवर्नमेंट जो है मेक सच ऑर्डर, नोटिफिकेशन से ऑर्डर कर सकती है जो कि नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो एक्ट के मुनाफी नहीं होगा, एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पसेस ऑफ रिमूविंग सच डिफ़िकल्टी। उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो जनाबे वाला कोई नया ऑर्डर जारी कर सकती है। शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल में 5 लॉज हैं, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट की लैंड की कॉलोनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग और प्राइस कंट्रोल, इनका भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जितना मुमकिन हो सका हम हिस्सा जो है वो कवर करेंगे। तो अब आ जाते हैं कि अब तक जितना कुछ आपने किया हुआ है उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू आपने मस्ट देना है ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। आज तहसीलदार का रिज़ल्ट आया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस करके बताया है कि आपके लेक्चर से बड़ा फ़ायदा हुआ था उनको पेपर्स में। तो गो के उसके अभी 2 पेपर्स का रिज़ल्ट अभी रहता है। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, हमारी दुआ सबके साथ है। अभी आपने पीरा एक्ट में अब तक मेरा ख्याल है कोई ये वाला जो लेक्चर है ये डाल के कोई 25 प्लस में हम चले गए, 25 प्लस नहीं, कोई 30 के करीब हम चले गए हैं स्पेसिफिक लेक्चर्स में पीरा के हवाले से। तो यहाँ से आपने क्या सीखा है ये आपने मस्ट बताना है, अपना ख्याल रखना है, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखना है, भरपूर मेहनत करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मांगना है। अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजेगा इंशाल्लाह।